हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू, और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसे प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है दोस्तों? कहता है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। 1919, 1909, 1919, 1935 इनमें से कोई नहीं। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में पहली बार एक संघीय प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया था। इसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट कर लीजिए, अगला क्या है? भारत एक है, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य का। तो भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। इसका मतलब क्या है? एक अविनाशी संघ है जहां कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत की संविधान जो है दोस्तों, नागरिकों को एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है ना। इसका अर्थ क्या है कि सभी भारतीय केवल देश के नागरिक हैं, न कि राज्य के नागरिक, ठीक है। जो देश के नागरिक हैं उन्हें अलग से राज्य की नागरिकता जरूरत नहीं होती है। और ये अमेरिका की तरह संघ और राज्य दोनों की दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? 21, 22, 23 या 24? सही आंसर हो जाएगा 24 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार दिए गए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में, यानी कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार कितने हैं? वर्तमान में 6 है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1978 में है, और इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। राज्य में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये तत्व सुनिश्चित करते हैं कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करे, सामाजिक और आर्थिक
न्याय को बढ़ावा दे और सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन और अवसर सुनिश्चित करे। ये राज्यों के कर्तव्य है, राज्यों के कर्तव्य है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगला कर लीजिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या पूर्व सोवियत संघ? मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, शून्य मौलिक कर्तव्य थे, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तब मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी जोड़ी गई थी? 10 जोड़ी गई। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक शक्ति की बात कर लिया जाए तो प्रधानमंत्री में होती है और उनकी मंत्रिपरिषद में होती है, जो राष्ट्रपति को क्या करती है? तो सलाह देती है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जैसे केंद्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, संवैधानिक रूप से राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में द्विसदनीय विधानसभा। मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, इसमें केवल एक विधानसभा। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी विधानसभा और विधान परिषद भी है। अगला कर लीजिए दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था और सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए गठित किया गया था और इसने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। अशोक मेहता समिति की बात कर लिया जाए तो बलवंत राय मेहता के पुत्र हैं अशोक मेहता और इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था और इसने द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश, पंचायतों की द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। एलम संधवी समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की गई थी और सरकारी आयोग की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो 1983 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और यह केंद्र राज्य संबंधों की जांच करता है। अगला है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपनी ओर से प्रशासन या उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, इसलिए तकनीकी रूप से यह राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, लेकिन इन क्षेत्रों का दैनिक संचालन प्रशासक और उपराज्यपाल के द्वारा होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर पर लागू होती है। इस संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होती थी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था
हालांकि यह धारा जो है 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अगला कर लीजिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो भारत का अंतिम व्याख्या करता है, उसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। इसका अर्थ है कि वह किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन करता है। बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 245 और 246। ठीक है, 245 और 246 क्या कहता है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। संविधान की 7वीं अनुसूची इन शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित करती है। 7वीं अनुसूची में एक अवशिष्ट विषय भी है दोस्तों। जिन विषयों का वर्णन न संघ सूची में होता है, न राज्य सूची में होता है, न ही समवर्ती सूची में होता है, ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राइट। देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 के तहत। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 263 के तहत क्या किया जाता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य हितों के विषय पर विचार विमर्श किया जा सके और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी और सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनके बीच के विवादों को सुलझाना। अगला कर लीजिए। अगला है, 1952 में भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 ईस्वी का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ। 1952 में लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। इस वर्ष भारत में पहली बार लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की थी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बन गई थी। अगला कर लीजिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 22। प्रारंभ में कितने थे? 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन फिर बाद में कितने भाषाओं को जोड़ा गया? सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 15। ठीक है। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में या 7वीं अनुसूची में? चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों? राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। और 5वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जातियों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन गवर्नर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाए। ठीक है। 6ठी अनुसूची में सभी राज्यों के एससी और
एसटी के प्रशासन का वर्णन किया गया। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए। जबकि 5वीं अनुसूची में क्या है? उन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान, राइट। चलिए अगला है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से होता है, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है, संसद सदस्यों के 2/3 और राज्यों के 1/3 बहुमत से, ठीक है, ये इससे भी होता है। जनमत संग्रह से नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जनमत संग्रह से संविधान संशोधन नहीं होते हैं। भारत में संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद के विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। दोस्तों पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।